हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी अनफिल्टर्ड एजुकेशन। सो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आई है, बाकी आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, नए नए डेवलपमेंट जो हुए हैं आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इन डेवलपमेंट्स का हम उपयोग कर सकते हैं हमारी आंसर राइटिंग में और किस तरीके से यूपीएससी जो है इसे यूज़ कर सकती है हमारे लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और सबसे पहले लेते हैं आज का पहला आर्टिकल। इंडिया मिसेस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। इंडिया ने जो टारगेट बनाए थे 2022 के लिए, इंडिया जो है उसे मिस कर चुका है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और एक और ये इसमें जुड़ गई है कि इंडिया ने टारगेट सेट किया और इंडिया उसे अचीव नहीं कर पाया। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण रहे उसके पीछे और क्या क्या उसके फैक्टर्स थे अलग अलग, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करी गई। यहाँ पे ये कहा गया है कि लो इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप विंड एनर्जी वर द की रीजंस इन द मिसिंग टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। टारगेट कितना सेट किया गया था? 175 गीगावाट बाय 2022। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट था। ये टारगेट हमने कब सेट किया? 2014 के अंदर हमने ये टारगेट सेट किया और हम इसे अचीव करना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि हम एटलीस्ट इतना तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो डेवलप करें, बट हम नहीं कर पाए। तो इसके ऊपर रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट किसने बनाई? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी। तो ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी है, इसने अपनी रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो ओनली 90 गीगावाट, और थी कितनी? हमारा एम कितना था? एम था हमारा 175 गीगावाट। क्या वहाँ तक हम पहुँच पाए? जी नहीं, हम उससे बहुत पीछे रह गए। और इसका पीछे के कारण क्या रहा? सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या रहा? तो लो इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप्स एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इन पे हम इतना फोकस नहीं कर पाए, इसको प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए। तो ये मुख्य तौर पे इसका कारण रहा। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या इसके रीजंस रहे, क्या क्या फैक्टर्स रहे। पहली चीज़ तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही बहुत कम लोगों को है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ जाती है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती। आज तो बहुत लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। इसलिए हम ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये लोगों तक किस तरीके से पहुँचाएंगे। दूसरी चीज़ बात आती है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ स्कीम। बहुत सारी स्कीम्स है, अगर मैं कहूँ कि आए दिन कोई ना कोई स्कीम निकलती रहती है तो वो भी गलत नहीं होगा, ये बात सही है। बट उन अवेयरनेस नहीं है उन स्कीम्स के बारे में, लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसी स्कीम्स जो है निकली हुई हैं। तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ये इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर आपका कोई मोटा ग्राहक है जो आपको हर महीने एक बड़ा अमाउंट देता है, एक बड़ा अमाउंट पे करता है, क्या कभी आप जाके उसको बोलोगे कि आप अपनी छत पे सोलर पैनल लगवा लीजिए जिससे आपके इतने पैसे बच जाएंगे? जो इंसान आपको महीने के 50,000, 60,000, 70,000 पे कर रहा है, बिजली के बिल की तरह पे कर रहा है, तो आप उसे जाके डेफिनेटली नहीं बताएंगे कि यहाँ पे आप रूफटॉप पे सोलर लगा लीजिए जिससे ये बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक कस्टमर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती ऐसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब करना क्या चाहिए हमारा? अगला इसके अंदर स्टेप क्या होना चाहिए? तो पहली चीज़ तो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। एक हमें टाइमलाइन निर्धारित करनी है कि इतने समय में ये काम हो ही जाना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करो इतने टाइमलाइन में आपको ये काम कंप्लीट करना है। तो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होनी चाहिए जिसके अंदर सारा काम होना चाहिए और उसका पूरा प्रॉपर फॉलोअप लिया जाना चाहिए। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शुड बी इंसेंटिवाइज्ड। जिस इंसान का ग्राहक जा रहा है, अगर आप उसे अपनी तरफ लाना चाहते हो तो क्या करोगे? उसे इंसेंटिव दोगे। आप इंसेंटिव दे सकते हो कि यदि कोई इंसान सोलर रूफटॉप लगाता है तो आपको इस तरीके से हम जो है बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो ये जो इंसेंटिव देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंक्रीज ऑफ फंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की या डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट में समझिए कितना भी फंड आए वो पूरा अब्जॉर्ब नहीं किया जाता, उसे यूज नहीं किया जाता। अब फंड जब अलॉट हुआ है तो उसका प्रॉपरली जस्टिशिएबल वे में यूज होना चाहिए, बट वो हम देख रहे हैं कि नहीं हो रहा। तो ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन। तो इसे क्या करना है? हमें रेक्टिफाई करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इंक्रीज ऑफ फंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, हमें उस कैपेसिटी को इंक्रीज कर देना है, वो कैपेसिटी बढ़ा देनी। राइट, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और उसे समझने की कोशिश करते हैं।
दैट इज नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। क्या है मेडिकल टूरिज्म, ये तो आप सबको मालूम है, बट वेलनेस टूरिज्म क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ जान लेते हैं कि ये हमारे करंट अफेयर्स में आया किस तरीके से, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या रहा हम वो जान लेते हैं। ठीक है, इसके पीछे का हम कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया जो है वो 10th रैंक कर रहा है। कितना रैंक कर रहा है? 10th। किस चीज़ के अंदर? मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक जो है 10th बनी है फॉर 2020 एंड 21। और कितनी टोटल डेस्टिनेशन थी? तो टोटल डेस्टिनेशन जो थी वो थी 46 के अंदर इंडिया कौन सा रैंक कर रहा है? 10th। और ये रैंकिंग कौन निकालता है बाहर? मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, हो सकता है ये प्रीलिम्स में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, एमसीक्यू बेसिस में पूछ लिया जाए। चलिए अब चर्चा करते हैं कि मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म में डिफरेंस क्या है। जब हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट जो है वो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, यहाँ पे दिखाता है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेता है और अपना जो भी ऑपरेशन या जो भी चीज़ें उसे यहाँ पे चाहिए वो फैसिलिटेशन वो यहाँ से लेता है। जब हम वेलनेस टूरिज्म की बात करते हैं तो इंसान के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है, बट वो ट्रैवल करता है। किसके लिए? वो प्रोएक्टिवली ट्रैवल करता है ताकि अपने हेल्थ को मेंटेन कर सके, ठीक है, ताकि अपनी वेलबींग का ध्यान रख सके। अगर उसे लगता है कि इंडिया के अंदर आने से उसकी हेल्थ में बेनिफिट होगा तो ये हो जाएगा वेलनेस टूरिज्म। उसको कोई इशू नहीं है, बट वो प्रोएक्टिव स्टेप ले रहा है। वो प्रोएक्टिव स्टेप इसलिए ले रहा है कि वहाँ पे जाएं और वो अपनी हेल्थ के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाए। तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इन दोनों को इंक्रीज करना चाहते हैं, दैट इज मेडिकल टूरिज्म एज वेल एज वेलनेस टूरिज्म। इन दोनों को बेहतर तरीके से इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस बनाई गई? सबसे पहली तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डेवलप अ ब्रांड फॉर इंडिया। इंडिया को एज अ ब्रांड प्रोजेक्ट करना है। ये चीज़ हमें बतानी है कि इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म बहुत ही बेहतर चल रहा है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, तो इसे एज अ ब्रांड डेवलप करना है। दूसरी चीज़, स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है, मतलब मेडिकल इकोसिस्टम है, उसको इतना मजबूत बना दें कि ये सारी चीज़ों को वो हैंडल कर पाए। डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइज कर देनी है। एक अगर पोर्टल बना देते हैं जिसका नाम दिया वन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल, जिसे क्या कहा जाता है? MVT पोर्टल। अगर एक पोर्टल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक पोर्टल में आपको सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पे मिल जाती हैं, तो आपके लिए ये बेहतर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन करना। आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को फैसिलिटेट कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से चीज़ों को जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। एनहेंसमेंट ऑफ एसेसिबिलिटी, उसे एसेसिबल बनाए। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल मतलब अगर कोई इंसान ट्रैवल करना चाह रहा है उसे एसेसिबल बनाए कि वो इंडिया में आ सके। प्रमोटिंग वेलनेस टूरिज्म, कोई भी चीज़ का जब तक प्रमोशन ना किया जाए और प्रॉपरली प्रमोशन ना किया जाए तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तो हमें प्रमोशन करना है। गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, गवर्नेंस और जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसे हमें मजबूत बनाना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब तक हमारा इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक हमारी गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट कम्स प्रीपेड कार्ड्स फॉर पावर टू सेव ग्राउंड वाटर। बहुत ही तगड़ा इनिशिएटिव ये सामने आया है और ये भी किसने दिया है हमको? ये भी दिया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। आप खुद सोचिए, अगर प्रीपेड कार्ड होगा तो इंसान आराम से सोच समझ के उसे यूज़ करेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स रिकमेंड्स डिस्करेजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पंप्स बाय इंट्रोड्यूसिंग मेजर्स सच एज प्रीपेड कार्ड्स। प्रीपेड कार्ड्स हमें जो है यहाँ पे ले आने चाहिए। चलिए जानते हैं इन डिटेल की रिकमेंडेशन क्या दी गई। प्रीपेड कार्ड्स ऑब्वियसली जब इस्तेमाल किए जाएंगे, आपने पहले पैसे दे दिए हैं तो आप उसका थोड़ा सा जुडिशियस यूज़ करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम पंजाब वाले इलाके में देखते हैं तो वहाँ तो बहुत जगह ऐसा किया गया है कि फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी गई है। साउथ के कुछ एरिया को हम देखें तो वहाँ सिर्फ टोकन मनी लिया जाता है। तो ऐसे एरिया में ग्राउंड वाटर बहुत से ज़्यादा निकालते हैं। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेश को आप देखेंगे
तो यहाँ तो मेजॉरिटी एग्रीकल्चर जो है ग्राउंड वाटर से किया जाता है। तो आप ऐसे कंडीशन में यही चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि उनको आप प्रीपेड कार्ड दे दें और इसके साथ साथ उनका इलेक्ट्रिसिटी यूज जो है वो कुछ समय तक सीमित कर दें। एज इन कुछ समय हम ऐसा करेंगे जहाँ पे वो यूज नहीं कर पाएंगे उसको। तो इसकी वजह से हम ये चीज़ देख पाएंगे कि ग्राउंड वाटर जो है वो अब थोड़ा कम निकल रहा है बाहर और उसका जुडिशियस यूज हो रहा है। सेकेंड, फोकस ऑन लैंड प्रोडक्टिविटी। फोकस ऑन लैंड प्रोडक्टिविटी, पहले किस चीज पे फोकस हुआ करता था? लैंड प्रोडक्टिविटी पे। अब किस चीज पे किया जाएगा? वाटर प्रोडक्टिविटी पे, कि कितना पानी से कितना हमें आउटपुट मिल रहा है उस चीज पे। तो जब हम वाटर पे फोकस करेंगे तो हमारा जो आउटलुक होगा वो वाटर सेव करने की तरफ ज्यादा बेहतर तरीके से जाएगा। एक पॉलिसी बनानी चाहिए किसको? जल शक्ति मिनिस्ट्री को। किस चीज के लिए? फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, कि वाटर को किस तरीके से प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, उस पॉलिसी का ध्यान दिया जाना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। और पॉलिसी इंडिया के अंदर 1000 तरीके की बनती है, बट इम्प्लीमेंटेशन उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मेजर्स लिए जाएं, जो भी डिसीजंस लिए जाएं, उन्हें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इज दी की। 1000 तरीके के आप पेपर वर्क करके रख लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अब आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। अभी हमारे सामने क्यों आया, इसके पीछे का क्या कॉन्टेक्स्ट रहा, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये रहा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हैज बीन इन्वोक्ड इन द केस ऑफ वारिस पंजाब डे। यहाँ वारिस है, वो गलती से डी हो गया। इतनी छोटी छोटी चीजें चलती रहती है। चलिए बैक टू द पॉइंट। जब हम बात कर रहे हैं वारिस पंजाब डे, तो इसके जो चीफ है अमृतपाल सिंह, उनके पीछे ये लगा दिया गया है, उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है क्या? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब समझते हैं कि है क्या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अथॉरिटीज को यह पावर देता है कि बिना कोई गुनाह किए या बिना किसी चार्जेस के उनको जो है डिटेन किया जा सकता है, बिना किसी ट्रायल के डिटेन किया जा सकता है। अगर आपने आर्टिकल 22 पढ़ा हो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आप जानते होंगे कि डिटेंशन 2 तरीके की होती है। एक हो गई प्यूनिटिव, ठीक है, और दूसरी हो गई प्रिवेंटिव। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसका पार्ट है। एनएसए की जब हम बात करते हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का पार्ट है। जब एक इंसान को सिर्फ इस शक पे पकड़ लिया जाए कि ये कोई गुनाह कर सकता है, उसने कोई गुनाह किया नहीं है, हम उसे क्या कर रहे हैं? हम उसे गुनाह करने से रोक रहे हैं, तो इसे कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर ये भी चीज आ जाती है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ आपको 12 महीने तक जो है अरेस्ट किया जा सकता है, 12 महीने तक आपको अंदर रखा जा सकता है। ऑब्वियसली प्रिवेंटिव डिटेंशन का कई बार मिसयूज भी होता है, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक देश की डेमोक्रेसी ढंग से फंक्शन करे इस चीज़ के लिए। चलिए इसके अंदर और क्या क्या प्रोविजन है। ऑर्डर कौन देगा? तो ऑर्डर या तो डिविजनल कमिश्नर देगा या फिर वही डिस्ट्रिक्ट का राजा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो ऑर्डर देगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर दे देता है कि इस इंसान को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर पकड़ के लाओ, तो उसे ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान बेल पे छूट के आया है, अभी अभी बेल लेके आया है और लग रहा है मजिस्ट्रेट को कि ये इंसान वापस कुछ कर सकता है, तो वापस पकड़ा जा सकता है। सोचिए उसकी मनोदशा क्या होगी, जो अभी हाल फिलहाल कोर्ट के अंदर ताज़ा बेल ली है और बाहर आते ही उसके मुंह पे चिपका दिया क्या? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वापस उसको पकड़ के ले गए डिटेंशन के अंदर। इसी के साथ साथ ये तो सिर्फ मैंने बेल की बात करी, अगर कोई इंसान बाइज्जत बरी होके आ जाता है तो भी उस पर ये चीज़ लगाई जा सकती है ऑन द ग्राउंड्स कि ये इंसान कुछ ना कुछ एक्ट ऐसा करेगा जो कि इलीगल होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसे डिटेन कर लिया जाए वो बेल लेने के लिए भी कोर्ट में नहीं जा सकता, वो बेल की डिमांड नहीं कर सकता। तो कितने स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, बट ऑब्वियसली इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, दोनों चीज़ें। अब डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि इसे यूज़ किस तरीके से किया जाए। तलवार जो है आदमी की रक्षा करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और किसी इंसान को मारने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इट डिपेंड्स कि वो किसके हाथ में है और उसका किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर। आज के हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने सारे आर्टिकल समझे।
अगर कोई डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.